हाय एवरीवन, दिस इज एसन एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल क्या है और किस तरीके से आप एचटीएमएल की मदद से अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि एचटीएमएल किस तरीके से लैंग्वेज यूज होती है। हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आना है और एचटीएमएल को अंडरस्टैंड करना है कि एचटीएमएल क्या है। अब देखिए एचटीएमएल जब भी हमको वेब पेजेस क्रिएट करते हैं उसमें हमें एक सिंगल लैंग्वेज नहीं बल्कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हमारी हेल्प करती हैं टू क्रिएट और टू बिल्ड वेब पेजेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो एचटीएमएल लैंग्वेज है वो क्या करती है कि जो भी आपका फ्रंट एंड होता है, ठीक है, जैसे किसी यहाँ पर आपके पास एग्जांपल के तौर पे ये एक वेबसाइट है गूगल की, इसमें जो आपको फ्रंट एंड पे जो कंटेंट शो हो रहा है ये सारे का सारा एचटीएमएल बेस्ड कंटेंट है। यानी कि जिस तरीके से आपको यहाँ पर इमेज शो हो रही है, एक सर्च बार शो हो रही है, मल्टीपल बटन शो हो रहे हैं, लिंक शो हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, एचटीएमएल बेस्ड कंटेंट है। यानी कि आप एचटीएमएल लैंग्वेज की मदद से आप इस तरह का कंटेंट यानी कि इस तरह का लिंक, इस तरह की इमेजेस आप क्रिएट करते हैं या उसे लेकर आते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप एचटीएमएल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब मल्टीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है, नोटपैड है। हम इन जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं इनकी मदद से अपने जो कोड को लिखना होता है वो हम उसके अंदर लिखते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं, आपने यहाँ पर देखा आपकी इमेज आ रही है, ठीक है, आपका सर्च बार आ रहा है, तो ये किसी ना किसी कोड की बेस पे आ रहा होता है। अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने जब एचटीएमएल को लर्न करना है तो एचटीएमएल के लिए जो टूल आप यूज करेंगे यानी जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है, कोड की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपके पास इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। अब ये जो बेसिकली वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है इसमें यहाँ पर आपके पास एक लोगो है, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर एक बटन है। ये जितनी भी चीजें हैं ये एचटीएमएल की बेस पे आ रही हैं, यानी कि जो डेवलपर है उसने एचटीएमएल की मदद से ये सारे का सारा कंटेंट जनरेट किया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल करनी है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ पर आते हैं, आप अपने VS कोड को यहाँ से ऑन कर लेंगे। अब जैसे आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आपके पास कुछ ये इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। मेरे पास क्योंकि ये पुरानी फाइल एक ओपन थी, मैं यहाँ पर अब यहाँ पर आपके पास कुछ लिंक्स है वो आपके पास यहाँ आ रही है कि मेन्यू में आपके पास क्या क्या आ रहा है। आपके पास फाइल है, एडिट है, सेक्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं जो कि आपको फर्दर आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और अंडरस्टैंड करना है कि एचटीएमएल का जो कोड है वो आप किस तरीके से किसी भी वेबसाइट का देख सकते हैं। देखें, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जिस तरह मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, तो मैं अगर इसके सोर्स कोड पे आता हूँ तो अब यहाँ पे ना आपको मुख्तलिफ मतलब कोड शो हो रहा होगा, जिसमें यहाँ से आपका ये कोड स्टार्ट हो रहा है और ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आपको ये लाइन शो हो रही होंगी। देखें, जो भी चीज़ आपको यहाँ पर ये शो हो रही है इनको टैग्स कहते हैं। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक टैग है। अब ये टैग कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये टैग है? टैग का ही मतलब होता है कि जो भी चीज लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर लिखी जाएगी वो टैग होगा, ठीक है। अब टैग में यहाँ पर दो डिफरेंट काइंड के होते हैं, यानी कि एक होता है ओपन टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपन टैग का ही मतलब होता है कि मैंने एक टैग को ओपन कर लिया और मैं इसको क्लोज करूंगा। अब ये देखिए, ये टैग आपका यहाँ पर ओपन हो रहा है, इस टैग की जो क्लोजिंग है वो के नीचे क्लोजिंग हो रही होगी। जिस तरीके से अगर हम यहाँ जाएं तो ये देखिए आपका हेड क्लोज हो रहा है। अब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस किस तरह होगा कि ओपन टैग का ये मतलब होता है कि आपने जब भी कोई टैग लिखा तो आपने जस्ट उसको लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर लिखना है। लेकिन अगर आप उसको क्लोज करते हो तो आपने ये वाली स्लैश यहाँ मेंशन करनी है, जिसका मतलब ये है कि मेरा टैग क्लोज हो चुका है, ठीक है। यानी कि जिसकी वर्किंग है वो उसी टैग के अंदर जो मैं डिफाइन करूंगा सिर्फ वही वेब पेज के ऊपर शो होगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने अपने VS कोड के ऊपर आना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि आपने एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो उस फाइल को आप यहाँ पर आए, आप इसको नाम दे दें, मैं जिस तरह यहाँ पर इसको index.html कर देता हूँ। मैंने इसको इससे सेव किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैंने कोई डिफॉल्ट पे लोकेशन नहीं सेट की हुई थी, तो मैं किस लोकेशन में जाके इसको सेव करूंगा। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक सिंपल प्रोजेक्ट की फाइल बना दी। मैंने इसको कहा कि हम कर देते हैं जैसे प्रोजेक्ट मैंने कर दिया और इसको मैं यहाँ पे जाके सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर ना मैं इस फाइल का नाम सेव कर देता हूँ index.html और यहाँ पर ऑल फाइल्स। अब जैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पर सेव होगी। अब आपको देखा होगा कि आपके पास जो प्रोजेक्ट की फाइल थी, यानी कि जो प्रोजेक्ट का फोल्डर था,
उसके अंदर एक प्रोजेक्ट ये index.html की फाइल आ गई है। यहाँ पर आप जो भी कोड करेंगे वो आपको जो वेब पेज होगा वो उस पर डिस्प्ले होगा। अब ये जो index.html है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, ये डिफाइन करता है कि आपने जो भी वेब पेज क्रिएट करना है तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है वो index.html होती है। अब सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने आना है, आपने ये वाली जो फाइल लोकेशन है आपने पहले इसको ओपन कर लेना है। मेरे ये डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी थी प्रोजेक्ट के नाम से और ये मेरी इंडेक्स के नाम से ये फाइल आ गई है। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ये फाइल आ गई है, जो इसका पाथ आ रहा है, इसका ये मतलब है कि मेरी जो फाइल लोकेशन है वो इस जगह पे पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है कि आपने वीएस कोड के ऊपर वापस आना है। अब यहाँ पर आप जब भी एचटीएमएल क्रिएट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर वीएस कोड के अंदर फीचर्स हैं, जो आपको एचटीएमएल का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी ये सिर्फ़ आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अगर जब आप एचटीएमएल को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप किस तरीके से वेरी क्विकली आप एचटीएमएल को क्रिएट करेंगे। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आना है, आपके पास शिफ्ट आप 1 प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ये फीचर जो है वो वीएस कोड का फीचर है। आप जैसे इसको एंटर करेंगे, ये पूरी का पूरा कोड आपको लिख के दे देगा। अब ये कोड डिफ़ॉल्ट पे एक एचटीएमएल का एक कोड है। जब भी आप कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस वेब पेज के लिए आपको जो बेसिक कोड चाहिए होता है, तो ये आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि शिफ्ट 1 आपने प्रेस किया तो आपको बस कि इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है तो ये आपको पूरे का पूरा कोड आपको टाइप करके दे देगा। अब यहाँ पर ना सबसे पहले क्या करना है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे जो टैग्स थे जिस तरीके से हमने बात की थी, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका वो क्या है? देखें एचटीएमएल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप सबसे पहले एचटीएमएल का टैग लगाते हैं और ये क्लोज़। अब वीएस कोड के अंदर एक और बड़ा अच्छा फीचर है कि आप जब भी किसी टैग को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको क्लोज़ कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एचटीएमएल का एक टैग लगाया और मैंने जैसे इसको यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट की तो इसने क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली लगा दिया। अब यही काम अगर मैं नोटपैड के ऊपर करूँ तो मुझे ये टैग एचटीएमएल का भी लगाना पड़ेगा और उसके बाद इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वीएस कोड चूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक बिगिनर के लिए भी और एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर के लिए भी कि वो उसको ये मल्टीपल काम नहीं करना पड़ता। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर इसको एंटर कर दें। एचटीएमएल ये डिफाइन कर रहे हैं उस चीज़ को कि इसके अंदर जो कोड लिखा जाएगा उसका मतलब ये है कि ये एचटीएमएल कोड है। यानी ये वेबसाइट से रेलेवेंट कोड है। अब आपने क्या करना है कि जो सेकंड टैग आपके पास आता है वो आता है हेड का। जब भी आप वेब पेज क्रिएट करेंगे और वेब पेज के ऊपर बटन क्रिएट करेंगे, कोई भी इमेज क्रिएट करेंगे, तो जो एक्शंस होते हैं ना यानी कि उस क्लिक के ऊपर जो एक्शन या कोई भी इवेंट जनरेट होगा, वो हेड के अंदर डिफाइन किया जाता है। जब भी आप उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, बटन है, बटन आपका डिस्प्ले हो रहा होगा वेब पेज के ऊपर। आपने जो उसके पीछे बैक साइड पे एक्शन लगाया होगा, वो हेड के अंदर आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास आता है। इसके बाद आपके पास आता है बॉडी का टैग। अब बॉडी के टैग के अंदर आप क्या करेंगे, बॉडी के टैग का ये मतलब होता है कि आपने जो भी चीज़ वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, वो आप बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। हमने 2 चीज़ें देखी। मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ वेब पेज पे डिस्प्ले करवानी होगी, वो आपकी क्या होगी बॉडी के अंदर लिखी जाएगी। अब आपने क्या करना है कि ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हेड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मज़ीद एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं टाइटल। अब यहाँ पर ना नॉर्मली ये होता है कि हम जब भी कोई वेब पेज के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं तो अगर सपोज़ करें मुझे यहाँ पर कोई पैराग्राफ चाहिए या कोई हेडिंग चाहिए तो उनके स्पेसिफिकली टैग्स हैं जो कि डिफ़ाइन होते हैं एचटीएमएल के अंदर पहले से ये टैग्स बने हुए हैं जिनको हम यूज़ करके अपने वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अगर एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आप पी का टैग एक यूज़ करते हैं। उस पी के टैग का ये मतलब है कि आप पैराग्राफ लिखने लगे हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी पैराग्राफ लिखता हूँ दिस इज़ टेक्स्ट मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट शो कर रहा है। मैं इसका सोर्स कोड देखना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ क्रिएट की है वीएस कोड के अंदर वो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखाऊँ तो जो कोड मैंने आपको दिखाया था यानी कि मेरी वीएस कोड के अंदर जो कोड मेंशन है यहाँ पर वो कोड आपको सेम टू सेम यहाँ पर शो हो रहा होगा। यानी कि इस कोड की वजह से मेरे पास जो टेक्स्ट शो हो रहा है और वो ये हो रहा है। ठीक है?
तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने जो भी कोड करना है वो टैग के बेस पे होगा यहाँ पर। यानी कि जितनी भी आपको इस पेज के ऊपर मैंने चीज़ें दिखाई हैं, वो सारी की सारी टैग के ऊपर बेस कर रही हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब नेक्स्ट ये होता है कि आपने यहाँ पर कोई दूसरा पैराग्राफ वगैरह एक ऐड अप करना है। अब क्या करेंगे, आप पी टैग लगाएंगे, पी टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। आप इसको कहते हैं दिस इज पैराग्राफ। आपने ये पैराग्राफ लिख दिया, आप इसको सेव करते हैं। जैसे आप इसको सेव करके यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपके पास दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप जैसे जैसे पैराग्राफ लिखेंगे तो यहाँ के पास आपको अलग अलग करके पी टैग डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पी टैग यहाँ पर डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट इस जगह पर अगेन अपनी कोई लाइन को कंटिन्यू करना है। जिस तरह मैंने इसको लिखा दिस इज टेक्स्ट, तो ये बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा क्योंकि मैंने उसी पैराग्राफ के अंदर ये लाइन लिखी है उसके साथ। लेकिन मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर पैराग्राफ में सेम ही रखूं लेकिन मैं इसको ब्रेक करूं। लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास होता है बी आर, इसको हम कहते हैं बी आर। अब बी आर का जो टैग है बेसिकली वो सिंगल टैग होता है। कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनको हमने ओपन करना होता है और इनको क्लोज भी लाजमी करना होता है। जिस तरीके से हमने पैराग्राफ का टैग देखा, बॉडी का टैग देखा, लेकिन कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि ओपन होते हैं लेकिन वो क्लोज नहीं होते, जिस तरह बी आर है। इस तरह हम मुख्तलिफ आगे टैग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो टैग किस तरीके से वर्क करते हैं। अब बी आर का टैग बेसिकली क्या करते हैं कि ये लाइन को ब्रेक करने के लिए हमारे काम आता है। मैं जैसे इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर एंटर करता हूँ, देखिए मेरे पास ये लाइन ब्रेक हो गई है। यानी उस पैराग्राफ है ये एक ही पैराग्राफ लेकिन उस पैराग्राफ को इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस जगह पर अगर मुझे कोई हेडिंग चाहिए, अब हेडिंग के लिए हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हम हेडिंग के लिए भी एक हमारे पास टैग है, हमारे पास H1 का एक टैग होता है, उसको क्लोज करना होता है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं अंडरस्टैंड करवा दूं कि आपने देखा होगा कि मैंने जब पैराग्राफ लिखा था मैंने इस पैराग्राफ के साथ कोई 1 नहीं लगाया, कोई 2 नहीं लगाया, लेकिन जैसे मैंने हेडिंग लगाई तो मैंने हेडिंग के साथ H1 डिफाइन कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम बात करते हैं हेडिंग्स की तो हमारे पास HTML के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, यानी कि हमारे पास 6 डिफरेंट काइंड्स के हेडिंग्स हैं। अब इस 6 डिफरेंट काइंड्स के हेडिंग का क्या मतलब है, 6 डिफरेंट काइंड का हेडिंग का मतलब ये है कि आपका जो हेडिंग 1 है उसका एक स्पेसिफिक साइज है जो कि HTML के अंदर डिफाइन है। सपोज आप जब कहते हैं कि H1 मैंने लिखना है तो इसका मतलब है कि उसका एक स्पेसिफिकली साइज होगा। मान लीजिए उसका एक साइज है 25 पिक्सल्स। इसी तरीके से आपका एक दूसरी हेडिंग है, आप कहते हैं मैंने H2 लिखना है, H2 का हो सकता है उसका जो साइज है वो 20 पिक्सल्स है। अब जैसे जैसे आप H1 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, H3 लिखते हैं, उसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा होता रहता है। H1 आपके पास सबसे बड़ी हेडिंग है, जिससे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग और इसको मैंने कह दिया हेडिंग 1। क्योंकि मेरे पास टैग तो नहीं वहाँ पर शो होगा तो मैं इसके साथ हेडिंग 1 डिस्प्ले करवाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब आपने देखा होगा कि मेरा ये पैराग्राफ है और ये हेडिंग है। अब इस हेडिंग के बाद मैंने एक दूसरी हेडिंग यहाँ पे डालनी है। मैं सेम ये करूँगा कि मैंने H2 कर देना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने H2 लिखा तो वो H3 होगा फिर H4 होगा, नहीं। ये मैं साइज डिफरेंट कर रहा हूँ कि मुझे उस हेडिंग का जो साइज है वो दूसरी हेडिंग के साइज से बड़ा चाहिए, तो अब मुझे दूसरी हेडिंग का साइज छोटा करना है। तो मैंने यहाँ पर आके इसको एंटर कर दिया तो ये मेरा दूसरी हेडिंग जो मेरी आ गई उसका साइज आपको मुख्तलिफ लग रहा होगा। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर आता है H3। हम इसकी सारी के सारे ना जो टैग्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। इसके साथ मैं लिख देता हूँ H3। इसी तरीके से यहाँ पर आता है H4, इसको हम कर देते हैं हेडिंग 4 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा H5 और यहाँ पर आप इसको कर देते हैं H6। अब यहाँ पे आपने 6 की 6 हेडिंग्स यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं। इसका ये मतलब है कि आपने 6 हेडिंग्स यहाँ पर लिख दी हैं और अब आप इसको जाके जब आप सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए H1 का जो साइज था वो आपका एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि HTML के अंदर है और H6 का साइज भी एक डिफाइंड साइज है जो कि इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि H1 का सबसे बड़ा साइज था और H6 का सबसे छोटा साइज है। लेकिन आप इसे अगर पैराग्राफ के साथ कंपेयर करें तो पैराग्राफ नॉर्मल फॉन्ट्स के अंदर आपको पास हो रहा है, जबकि ये आपको सारे के सारे बोल्ड शो हो रहे हैं पैराग्राफ की निस्बत। इसी तरीके से हम पैराग्राफ में और हेडिंग्स में फ़र्क करते हैं कि ये पैराग्राफ है या कोई हेडिंग है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका HTML का उसमें हमने ये देखा कि जब पैराग्राफ अगर आपने डालने हैं वो आप किस तरीके से लिखेंगे। सेकंड, अगर आपने कोई हेडिंग्स डालनी है तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ
तो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि ये जो टेक्स्ट हमने देखा, ये हेडिंग्स तो हमने देखी है किस तरीके से हमने डिफाइन करनी है। फिर हमने छोटी हेडिंग्स देखी है, इसके पैराग्राफ लिखे कि वो किस तरीके डिफाइन करने हैं। अब अगर आपने नोट किया होगा तो ये देखिए आपके पास एक लिंक आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपके पास एक लिंक आ रहा है। अगर मैं इस पे आता हूँ तो इसके ऊपर माउस ओवर करूँ तो एक लिंक आ रहा है। लिंक का क्या मतलब होता है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के ऊपर ये आपको किसी ना किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पहले जो लिंक था मेरे पास वो ये था। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसके क्लिक करने के बाद मुझे इसने इस पेज के ऊपर ये चीज़ मुझे शो करके दे गया है। यानी कि एक दूसरा पेज ओपन हो गया है। और इसी तरीके से अगर मैं आता हूँ यहाँ पर एपीआई के पेज पे तो ये मुझे एक नए पेज पे ले गया है। अपडेट्स के ऊपर आऊँगा तो ये अपडेट्स का एक पेज आ गया। तो ये कैसे काम कर रहा है? तो बेसिकली इसके लिए होता है लिंक। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं लिंक। लिंक क्या करता है कि आपको एक पेज के साथ दूसरे पेज को कनेक्ट करता है। अब जैसे मैं ये करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोर फाइल हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने इसको कहा कि इसको हम कहते हैं सेकंड पेज डॉट एचटीएमएल। इसको आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप लिंक के ऊपर आते हैं, शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर ना इस जगह पर आप डिफाइन कर लेते हैं वो टेक्स्ट। जिस तरह मैं इसको कह देता हूँ कि यहाँ पर हम लिख देते हैं H1 और H1 के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ सेकंड पेज, ताकि मुझे पता हो कि मेरा जो पेज है वो सेकंड पेज ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ से देख लूँगा इसको। अब क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने होना बॉडी के सेक्शन में ही है। यानी कि जो भी कंटेंट हमने यहाँ पर लिखा था, आपको मैंने जैसे बताया था कि जो भी चीज़ आप बॉडी के अंदर लिखेंगे वो आपको वेब पेज पे शो होगी। इसी तरीके से मुझे लिंक भी तो बॉडी के में ही शो कराना होगा, क्योंकि मैंने वो वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए अपनी सबसे पहले क्या करना है कि बॉडी के सेक्शन में आकर अपने कहना है ए टैग। अब ए टैग बेसिकली जो होता है ना वो होता है लिंक के लिए, यानी एंकर टैग कहलाता है वो। आप कहेंगे ए टैग, इसको आपने क्लोज कर देना। यहाँ पर ना नॉर्मली टैग अगर मैं लगाऊं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि जिस तरह हमने हेडिंग्स लगाई थी, मैंने हेडिंग लगाया, उसके बाद फिर मैंने इसको क्लोज किया और बीच में जो मैंने कंटेंट डिफाइन किया वो आपके पास वेब पेज पे शो हो गया। चलिए इसको हम जरा करते हैं। मैंने इसको यहाँ लिखा लिंक, उसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको वेब पेज के ऊपर लेके जाऊँ और यहाँ पर मैं इसको सेव करके इसको मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर लिंक तो मेरे पास आ गया, लेकिन मैं इसके ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तो कोई इवेंट जनरेट नहीं हो रहा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो देखें लिंक के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। कुछ टैग आपने ऐसे डिफाइन किए जो कि अलग अकेले काम कर लेंगे, जैसे हेडिंग्स का हो गया, पैराग्राफ का हो गया, ये अकेले टैग काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर्टी यानी उनकी एट्रीब्यूट की मदद चाहिए होती है। एट्रीब्यूट मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि एट्रीब्यूट है क्या। इसी टैग को हम देख लेते हैं। एट्रीब्यूट का ही मतलब होता है कि आपने क्या कहा था, आपने ये कहा जी कि मेरे पास एक टैग होगा और जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ का टैग है, इसी तरीके से टैग हमने टैग नेम डिफाइन कर दिया। अब टैग नेम डिफाइन करने के बाद आप उस टैग को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, जैसे टैग नेम, ठीक है ना। ऐसे ही हमने किया था ये चीज थी, यानी टैग ओपन होगा और टैग क्लोज होगा और वो चीज चल जाती थी। लेकिन लिंक के लिए आपने क्या करना होगा, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा। अब एट्रीब्यूट अगर मैं करूं, एट्रीब्यूट्स तो बेसिकली क्या होते हैं, एट्रीब्यूट को हम मजीद ब्रेक करते हैं दो चीजों के अंदर। एट्रीब्यूट क्या होता है कि एट्रीब्यूट से मुराद ये कि आपकी एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू। ये दो चीजें होती हैं एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। एट्रीब्यूट से मुराद ये होगा कि आप उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी और वैल्यू का क्या मतलब होता है, यानी आप प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी कलर को, कलर एक प्रॉपर्टी है, शेप एक प्रॉपर्टी है, और वैल्यू यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे रेड कर दिया तो ये एक वैल्यू है। तो इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स का ये मतलब होता है कि आप उसको मजीद, अब एचरेफ जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पर ना एक डबल कोट्स भी आ गए। इसका ये मतलब है कि आप एचरेफ क्या चीज़ होगी, एचरेफ का मतलब ये है कि आप रेफरेंस दे रहे हैं कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या पाथ कॉल होगा, यानी आपने किस जगह पर जाना है। अब
जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैंने ना जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो मैंने सेकंड पेज एक क्रिएट किया था, मैं इस पे चला जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसका पाथ उस जगह पे डिफाइन करना होगा। तो मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। इसका जो पाथ है वो ये है, ये पूरे का पूरा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और मैंने यहाँ पर href के अंदर इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि कई बार ये होता है कि हम शॉर्ट लिंक्स का भी यूज़ करते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ डिफाइन कर दूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट लिंक के बारे में बताता हूँ कि आप उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये पाथ पूरे का पूरा उसको दे दिया। अब जैसे आप इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आप आते हैं और इस जगह पे आप रिफ्रेश कर दें। अब आपने देखा कि इसकी अंडरलाइन इसके पास आ गई। ये वो पाथ बता रहा है कि ये क्लिक करने के ऊपर ये किस पाथ पे जाएगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये मुझे उसने सेकंड पेज पर भेज दिया, जो कि मेरी इस नाम से फाइल थी। तो इसी तरीके से ये लिंक्स काम कर रहे हैं, यानी कि इनके पीछे भी आपके मल्टीपल पेजेस लगे हुए हैं। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उस पेज पे चले जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको मान लेते हैं कि जिस तरह मैं इस एपीआई वाले पेज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने जैसे कॉपी किया और मैंने अपने इस पाथ में इस जगह पर सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ना इस लिंक को यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ वीएस कोड, यानी कि मैं ना वीएस कोड की वेबसाइट पे जाऊँगा तो मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे मैं इसको यहाँ पर ये टैक्सेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये मुझे उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जो मेरी एपीआई की फाइल थी। यानी एपीआई की जो पेज बना हुआ था वीएस कोड का, उसके ऊपर मुझे ये इसने थ्रो कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज को लिंक करवा सकते हैं। यानी कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि आप यहाँ से ये लिंक डाउनलोड कर लें, यहाँ से आप इसको आपको नोट्स जो मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। तो आप उस तरह लिंक दे सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपसे एक बात की थी जो कि शॉर्ट लिंक की हमने बात की थी। अब क्योंकि ना आप जिस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं, आप पहले ज़रा उसको देख लें। आप यहाँ आते हैं, सेव करते हैं फाइल। यहाँ पर ना इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 फाइलें पड़ी हैं और उस वीएस कोड को पता है कि जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी जो फ़ोल्डर इस पर्सन ने ओपन किया हुआ है, वो ये एनवायरनमेंट से ओपन की हुई है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से मैं ना इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और एक दफ़ा इसको सेव करके इस वीएस कोड को मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ और इस दफा मैं जब इसको ओपन करूंगा ना तो यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट मेरे पास वो फाइलें ओपन कर दी है जो लास्ट पे मैंने ओपन की हुई थी। ठीक है, मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ दोबारा। उसकी रीजन ये है कि मैं यहाँ पर अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैंने क्या करना है कि मुझे एक स्पेसिफिकली अपना एक फ़ोल्डर जो मेरा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर था, मैंने उसको यहाँ पर कॉल करना है। मैंने क्या करना है, फाइल ओपन फ़ोल्डर, यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन करना है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देता हूँ। इस दफ़ा उसने मुझे जो मेरा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर था उसमें जितनी भी फाइल्स मौजूद थी तो उसने मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दी। अब मुझे वन बाय वन करके जाके उस पाथ पे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी अपनी फाइल यहाँ क्रिएट करूँगा वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होती जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम कर देते हैं ऑल फाइल्स सेव। अब ये थर्ड फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मुझे मेरे लिए आसानी यही है कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इधर क्लिक करूँ, इधर क्लिक करूँ तो मुझे मेरी रेलिवेंट फाइल मिल जाएगी। मुझे इस पाथ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। आपने थर्ड फाइल को क्लोज कर देना, आप इंडेक्स की फाइल पे वापस आ रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपने हेडिंग्स देख ली, आपने पैराग्राफ देख लिए, आपने लिंक्स देख लिए किस। अब शॉर्ट लिंक की मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट लिंक का ये होता है कि आपको पूरी का पूरा पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर ये चीज़ ओपन करते हैं, आपको ना ये फोल्डर के अंदर जो 3 फाइलें आपके पास पड़ी हैं वो आपको शो कर रहा है। अब आपके सिस्टम में मल्टीपल फाइल्स पड़ी होंगी, लेकिन ये जिस वक्त जो करंट फोल्डर आपके पास वीएस कोड में ओपन होगा, ये उसके अंदर की तमाम फाइल्स को एक किस्म का लिंक इसने किया हुआ है, जो आपको बता रहा है कि मैं इसको हेल्प करूंगा आपकी टू लिंक दीज फाइल्स। तो आप यहाँ पर जस्ट सेकंड पेज क्लिक करते हैं ना, तो आपको जो पूरी का पूरा पाथ देना पड़ रहा था ना, वो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, अगर मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैं एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करूंगा तो देखिए इसने मुझे वो पूरे का पूरा पाथ खुद ही कॉल करके दे दिया, क्योंकि मेरी यहाँ तक की जो फाइल थी वो मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर फाइल्स ऑलरेडी तो हैं। अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मैं जैसे क्लिक करूँ तो इसको
इस पूरे पाथ को बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं और इसके मुताबिक वीएस कोड के मुताबिक वो सिर्फ़ इस चीज़ को देख रहे हैं। उसके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी इस लोकेशन के अंदर इस नाम से कौन-सी फ़ाइल पड़ी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इमेजेस की। अब इमेजेस के अंदर क्या होता है कि हमें जैसे इस वेब पेज के ऊपर आपको एक इमेज शो हो रही है। अब ये इमेज भी एचटीएमएल की बेस के ऊपर आ रही है। मैं गूगल की इमेज यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर था, मैं इसी में जाके इसको नाम देता हूँ गूगल। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, तो सेव करने के बाद मेरे पास जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, यहाँ पर एक इमेज आ गई है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर आता हूँ, तो वीएस कोड के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास गूगल लोगो के नाम से इमेज आ गई है, जो कि आपके पास ये पड़ी हुई है। तो बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ तक। अब इमेज उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक और टैग है जिसको हम कहते हैं आईएमजी का टैग। अब इमेज के टैग को जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास सेम इमेज का टैग और एंकर टैग, ये दोनों के दोनों आपके विदाउट एट्रीब्यूट्स काम नहीं करते। एट्रीब्यूट्स में यानी कि जिससे किसी ना href मैंने एक एट्रीब्यूट यानी उसकी एक प्रॉपर्टी यूज की, फिर मैंने उसकी एक वैल्यू डिफाइन कर दी। ऐसे ही मैं इमेज के लिए एक और एट्रीब्यूट का यूज करूंगा जो कि सोर्स का होगा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि लिंक के लिए यानी एंकर टैग के लिए आप href का यूज करते हैं और इमेज के लिए आप सोर्स का यूज करते हैं। देना तो दोनों का पाथ ही है, लेकिन एंकर टैग क्योंकि href को यूज करता है और इमेज सोर्स को यूज करती है। आपने इमेज का टैग यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर एक और चीज ये है कि एंकर टैग को हम ओपन करके क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसके हमने अंदर कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करनी होती है। आपने देखा होगा कि इस हेडिंग के अंदर मैंने जो चीज यहाँ पे डिफाइन की थी वो आपको वेब पेज पे शो हो रही थी। पैराग्राफ के अंदर जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी वो आपको पैराग्राफ पे शो हो रही थी। यहाँ पर एंकर टैग के अंदर मैंने लिंक दिया, वो आपको शो नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाली टेक्स्ट आपको शो हो रहा था वहां पर। इमेज के अंदर क्योंकि कोई टेक्सेशन नहीं है, तो मैं इसको सिंगल टैग हम यूज करते हैं इमेज के लिए। इसका ओपनिंग टैग होता है लेकिन इसका क्लोजिंग टैग आपके पास नहीं होता। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इमेज। इमेज के बाद अब आप इसका सोर्स डिफाइन करेंगे कि जो मैंने वेब पेज का लिंक देना है वो कहाँ पर है। ठीक है, आपने यहाँ पर इसका लिंक देना है और यहाँ पर क्लोज कर देना। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये आपको बस क्या है, एक इमेज का जो टैग है वो आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपने क्या करना होगा कि इसमें जो इसका पाथ है वो आपने डिफाइन नहीं किया हो कि आपने किस इमेज को यहाँ पर लिंक करना है। अब यहाँ पर या तो मैं बाय डिफॉल्ट इस पाथ पे जाऊँ और इस पाथ पे जाकर मैं इसका इमेज का जो पाथ है वो यहाँ से कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ से इधर जाऊंगा और यहाँ से मैंने इसको प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ से मैंने इस पूरे पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसके पाथ को डिफाइन कर लेना। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया तो इसके बाद मेरी जो फाइल का नाम था यानी कि जो मेरी इमेज का नाम था वो उसमें मेरे पास आ रहा है गूगल। मैं इसको यहाँ पे करूंगा google.logo.png। ये मैंने यहाँ पर इसको सेव करना है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और इमेज इस चीज को हम सेव करने के बाद यहाँ पर वापस आते हैं, ये मेरे पास इमेज आ गई है। मैंने यहाँ पर इसको इमेज का सोर्स लगाया और सोर्स में पूरे का पूरा पाथ दिया, यहाँ तक तो मेरा पाथ था। उसके बाद मैंने इमेज का नाम दे दिया और ये मेरी इमेज अटैच हो गई। अब हम सेम चीज करते हैं कि क्या मैं इमेज के लिए भी शॉर्ट पाथ डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जिन्हें इस चीज को देखते हैं, सेम आपने इसमें क्लिक करना है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पास वो जो चारों फाइल्स थी, जबकि इंडेक्स की अपनी भी फाइल है वो भी यहाँ पर आपके पास शो हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अब आप जो लिंक लगाना चाहते हैं वो किस जगह पर इमेज पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर ना इसको चूज करना है। जैसे मैं इसको चूज करूंगा आप देखेंगे जो पूरे पाथ मैंने डिफाइन किया था उस पूरे पाथ को मुझे डिफाइन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर आना है और इसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैं पूरी का पूरा पाथ दूं चाहे मैं उस छोटे से पाथ का यूज करूं, तो दोनों मेरे लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रोजेक्ट की फाइल है वो सारी फाइल्स इसी फोल्डर में से उठ के आ रही है। तो ये आपके पास एक तरीका है कि आप एक लॉन्ग पाथ का यूज करके और एक शॉर्ट पाथ का यूज करके किस तरीके से अपनी कोड को बेहतर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है कि यहाँ पर ना हम लोगों ने इमेजेस देख ली, ठीक है, लिंक्स देख लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोई बटन, जिस तरीके से मैंने अब यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको बस ना कुछ बटन शो हो रहे हैं। जिस तरह ये बटन है, अगर मैं इसके सोर्स कोड पे जाऊँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपको बस एक बटन शो हो रहा है। ठीक है, ये बटन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं आप आते हैं यहाँ पर। आपने कहा मैंने यहाँ पर ना वेब पेज के ऊपर एक बटन डिस्प्ले करवाना है। उस बटन के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक टैग लगाना है बटन और बटन के यहाँ पे क्लोज कर देना। अब
बटन का टैग क्योंकि ओपन होता है और क्लोज भी होता है, इसके बीच में जो भी आप टेक्सटेशन डालेंगे, जिस तरह मैंने इसको कहा मी टू डाउनलोड, अभी हमने कोई चीज डाउनलोड की नहीं लगाई, जिस तरह हम इसको टेक्स्ट दे रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया और यहाँ पर जाकर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके पास क्लिक मी टू डाउनलोड आ रहा। अब आपने एक चीज देखी होगी कि मैं जो भी कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ वो साथ ही मतलब इकट्ठा एक ही जगह पर आ रहा है। वैसे तो हम लोग ये तमाम चीजें CSS के जरिए करते हैं, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि CSS क्या है। तो यहाँ पर अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको गैप देना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर BR का टैग लगा देता हूँ, यानी कि ना थोड़ा सा ये मुझे डिस्टेंस पे चीज शो और उसके बाद सेव कर देता हूँ। ठीक है, आपको बस इस तरीके से शो हो रही है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्सटेंशन इस्तेमाल करने के लिए कहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुझे बहुत ज्यादा इशू हो रहा है कि मैं कंटेंट लिख रहा हूँ और कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। इस चीज को आप किसी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर VS कोड में एक्सटेंशन आ रही है, आपने इस पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सटेंशन यूज करनी है सर्वर। सर्वर बेसिकली क्या करता है, ये आपको हेल्प करेगा कि आप एक तो बार बार रिफ्रेश करने से बच जाएंगे। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है वो ये होता है कि सपोज करें कि आप कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर रही है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का ये मतलब होता है कि आपका जो डेस्कटॉप वर्जन है और आपका जो मोबाइल वर्जन है वो दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए ना आप उस वेबसाइट को क्रिएट कर देते हैं। तो आप मोबाइल के ऊपर अपनी उस वेबसाइट को देखना चाह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अभी अगर मैं मोबाइल के ऊपर इसको ओपन करूँ तो ये नहीं खुलेगा, क्योंकि मेरे पास ये पाथ है मेरे मोबाइल के ऊपर, किसी को डायरेक्शन नहीं है, ये पाथ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये तो मेरे सिस्टम का बात है। तो मैं क्या करूंगा कि जो लाइव सर्वर होगा मुझे हेल्प करेगा, सिंपल एक IP जनरेट कर देगा। उस IP को मैं चाहे अपने फोन के ऊपर ओपन करूँ चाहे मैं अपने ब्राउजर के ऊपर ओपन करूँ, तो मुझे पता चलता रहेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे मोबाइल के मुताबिक है या नहीं। तो इसमें हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एक्सटेंशन ने क्या वर्क किया। तो जैसे मेरे पास ये सारे का सारा कोड आ रहा था, ये सेम कोड है, तो आप जैसे इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको बस ना यहाँ पर एक स्टॉप लाइव सर्वर, क्योंकि मैंने अभी उसको ऑन किया था, आप इसको स्टॉप लाइव सर्वर करते हैं और इसको आप दोबारा से यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखें तो यहाँ पर क्लिक टू रन लाइव सर्वर, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब डिफॉल्ट पे ना जो भी ब्राउजर आपके पास होगा तो आपको वो उस ब्राउजर में ये चीज ओपन करके आपको दे देगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर मैं इसको अलाउ करता हूँ और इसके बाद ये आपको बस एक IP आ गई। यानी अगर मैं अब इसको किसी भी सेम वाईफाई के ऊपर किसी भी सिस्टम के ऊपर इसको ओपन करूं तो ये उसी जगह पर ओपन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हम लोग जो लास्ट डिस्कशन कर रहे थे वो ये थी कि हम लोगों ने गैप दिया BR के ऊपर। तो जैसे अब मैं दोबारा से ना आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने इसको BR के, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब आपने देखा होगा कि जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरी जो यहाँ पर फाइल का एक्शन है वो यहाँ पर खुद ब खुद उसको रिफ्रेश कर देता है, मुझे बार बार पेज के रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपने क्या करना है कि यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो ये थी कि हम लोगों ने एक बटन लगाया, उस बटन के ऊपर हमने एक टेक्सटेशन ऐड कर दी कि अगर आप कोई बटन क्रिएट करना चाहते हैं जिस तरीके से ये बटन है। अब यहाँ पर ना असल में मल्टीपल चीजें हैं, इस बटन के पीछे एक्शन भी परफॉर्म हुआ है, ठीक है, लिंक में एक लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर उसका ना कलर थोड़ा डिफाइन हुआ है, कलर चेंज हुआ है। तो ये हम सारी चीजें बारी बारी देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने किसी भी वेब पेज के ऊपर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है तो वो कैसे करेंगे, फिर हम ऐसा ऐसा इनके कलर्स के ऊपर, इनकी साइजेस के ऊपर भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, लिस्ट। लिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर एक और फीचर है। अब जैसे यहाँ पर कोई लिस्ट तो डिफाइन नहीं है, ये आपको ना कुछ चीजें बुलेट्स में शो हो रही है। ठीक है, ये उसने एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज क्रिएट की हुई है, मैं आपको ना यहाँ पर एक बता देता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ आपने देखा होगा कि आपके पास ना डिफरेंट किस्म की लिस्ट, जैसे ये कुछ टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास कुछ सर्कल्स के अंदर ना लिस्ट है। अब ये वाली जो लिस्ट है ना ये आपकी होती है अनऑर्डर लिस्ट, और जो ये नीचे वाली लिस्ट आपको शो हो रही है ये होती है ऑर्डर लिस्ट। ये दो चीजें आपने देखनी है कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ये दो चीजें क्या है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक सबसे पहले आपने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। अनऑर्डर लिस्ट का ये मतलब है कि आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब कोई बड़े से छोटा है, छोटे से बड़ा, आप उसके ऊपर ये चीज नहीं कर सकते कि इसको हमने स्मॉल टू लार्ज करना है या लार्ज टू स्मॉल करना है। अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कहना है अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाना है जो कि UL होता है। अब अनऑर्डर लिस्ट के टैग को हम लोगों ने यहाँ पर ओपन करके और क्लोज कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ना हिस्सा कर लेता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर एक टैग यहाँ पर डिफाइन
डिफाइन कर दिया। अब अनऑर्डर लिस्ट क्योंकि ये एक ऐसा टैग है जो 2 टैग्स की हेल्प से चलता है, यानी एक होता है अनऑर्डर लिस्ट और एक होता है लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट से मैंने ये डिफाइन कर दिया कि मैं अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेकिन एक टैग होता है जो कि लिस्ट क्रिएट करता है, उसके अंदर लिखा जाता है। तो मैंने क्या करना है, ये लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं टैग लिखूंगा LI का, LI टैग यानी लिस्ट। और यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने इसको कहा कि प्रोडक्ट, ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा और अपने वेब पेज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर आपको बस देखिए नीचे एक प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ऊपर वाला जो कंटेंट है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी आपको यहाँ पर जो शो हो रहा है टैग, वो एक टैग है, बाकी जो ये वाले टैग है तो हमने बेसिक टैग लगाने ही है, लेकिन ये जो अनऑर्डर लिस्ट का टैग है इसमें एक प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया। इसलिए किसे नेक्स्ट मैं अगर क्लिक करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको, एक और प्रोडक्ट के अंदर 2-3 प्रोडक्ट हम ऐड कर देते हैं। जब मैंने ये ऐड कर दिया, अब इस प्रोडक्ट के ऐड करने के बाद यहाँ पर मुझे 4 प्रोडक्ट्स दे रहा। अब यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में बस आ गई। अब अनऑर्डर लिस्ट में आपको ये नहीं पता कि सीक्वेंस किस सीक्वेंस से चलेगा, प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट 2 कौन सी है, प्रोडक्ट 3 कौन सी है। आपने जनरल लिस्ट के नाम डिफाइन कर दिए और उसको आपने अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर दिया, तो एक लिहाज से ये सीक्वेंस ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट में क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस इस तरीके से होगा कि मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपको सेम ऑर्डर लिस्ट आपने डिफाइन करनी है और सेम आपने प्रोडक्ट ऐसे ही आपने उसकी लिस्टिंग करनी है और यहाँ पर आप उसको सेव कर दें। अब क्योंकि वो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट थी और ये ऑर्डर लिस्ट है, बेशक मैंने प्रोडक्ट के नाम डिफाइन सेम किए हैं, लेकिन मैंने वहां पर अनऑर्डर लिस्ट जो सर्कल के साथ जो हो रही है, और ये मेरे पास एक लिस्ट जो कि ऑर्डर लिस्ट में आ रही है, जो कि नंबर्स डिफाइन कर रही है। तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल के अंदर जब हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं वो हमें सर्कल के अंदर शो कर रहा है, ठीक है, फिनिंग सर्कल जो होती है, बाय डिफॉल्ट हमें ये वाला अनऑर्डर लिस्ट फीचर देता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की, तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट आती है ना, वो ऑर्डर लिस्ट नंबर्स के अंदर आती है, ठीक है। और इसी तरीके से 1 के बाद डॉट, फिर आगे प्रोडक्ट, 2 के बाद डॉट, आगे प्रोडक्ट, इस तरह आगे ही चलती रहती है, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करते हैं एचटीएमएल के अंदर टेबल्स का होते हैं और टेबल्स हम किस तरीके से यूज करते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि टेबल्स के लिए हमारे पास जो होता है वो एक टैग होता है जिसको हम टेबल्स के नाम से मेंशन करते हैं। अब टेबल के टैग को हमने ओपन करके क्लोज करना है। अब जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया तो इसके अंदर हमारे पास एक और टैग होता है जो कि टीआर का टैग होता है। टीआर का टैग डिफाइन करता है कि टेबल के अंदर रोज कितनी है, हम उस चीज को यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हमने यहाँ पे टीआर मेंशन किया तो वहां पर ही टेबल रो को हमने क्लोज कर दिया। इसकी रीजन ये है कि टेबल के अंदर ही आपके पास टेबल रो आ रही है। इसी तरीके से अगर आपको एक सेकंड रो क्रिएट करनी है तो आप इसी के अंदर यहाँ पर एक और रो क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने सिर्फ इसको रो को डिफाइन किया है, आपने कॉलम्स को डिफाइन नहीं किया। तो टेबल के अंदर जो हम रो डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर हम कॉलम्स को भी डिफाइन करें। अब जैसे यहाँ पर मैंने टेबल लिखा, टेबल के अंदर मैंने टेबल रो डाली। अब टेबल रो के अंदर यहाँ पर मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक टेबल कॉलम यानी टेबल डेटा हम उसे मेंशन करते हैं। तो टी डी का टैग हमने लगाना है। अब टीडी का टैग आपने जैसे लगाया आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 लिख दिया। अब जैसे ही आपने 100 लिखा और इसको जब आप सेव करके अपने इस पेज पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 100 शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि आपको भी ये नहीं पता चल रहा कि आपने टेबल डिफाइन किया है कि नहीं किया, ठीक है। अगर आप इसके कोड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये तमाम कोड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें तो टी डी जो आपके पास आ रहा है ये वाला टैग आपका लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ भी इस तरह टेबल मेंशन नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है और इसके कोड में जस्ट इसका बॉर्डर डिफाइन करना है। जैसे आपने कहा टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू, आप इसके यहाँ पर 1 कर दें। आप जैसे इसको 1 करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये 100 और उसके साथ बॉर्डर आ गया। अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये आपका इस तरीके से बॉर्डर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो आपने एक सेकंड वाली यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो आप क्या करेंगे टी डी, ठीक है, और इसको आपने इस तरीके से मेंशन कर दिया और ठीक इसी तरीके से आप इसके अंदर एक और वैल्यू डाल देते हैं। आप 200 लिखेंगे तो ये देखिए आपके पास एक और कॉलम ऐड हो गया। तो जैसे जैसे आप टेबल रो के अंदर कॉलम ऐड करते जाएंगे तो आपके पास कॉलम्स इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं एक तीसरा कॉलम ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको 300 कर दिया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये आपके पास 300 आ गया। अब यहाँ पे आपको एक सेकेंड रो चाहिए। अभी तो आप एक फर्स्ट रो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपने 3 कॉलम्स ऐड कर दिए।
अब आपने क्या करना है कि एक नई रो क्रिएट करनी है, तो आपको इस रो से बाहर आना पड़ेगा। तो आपने रो यहाँ पर क्रिएट कर दी और उस रो को क्रिएट करने के बाद अब आपने कॉलम यहाँ पर क्रिएट करनी है। अब आपने कहा टीडी, आपने दोबारा यहाँ पर टेबल डेटा को इंसर्ट किया, ठीक है, और अगेन आप इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, आप इसको कहते हैं 400 और यहाँ पर नेक्स्ट आप फिर आ जाए और इस जगह पे आपने इसको 500 कर दिया। अब आप जब इसको सेव करेंगे तो आपके पास सिर्फ नीचे 2 कॉलम्स आ देंगे, ऊपर 3 कॉलम्स आ देंगे, जैसे ये 100, 200, 300, 400, 500 और ये वाली कॉलम यहाँ पर ब्लैंक है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू अभी तक नहीं दी। तो आप क्या करते हैं, दोबारा से नीचे आएंगे और यहाँ पर टीडी अगेन मेंशन करेंगे और यहाँ पर आपने इसको 600 कर दिया। जैसे आप इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो ये आपके पास मुकम्मल एक टेबल और इसके साथ साथ आपकी वैल्यूज यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टेबल के अंदर हमने देखा कि टेबल के अंदर किस तरीके से टेबल रो आती हैं, उसके बाद टेबल कॉलम्स आप किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और फिर आपने साथ ही देखा कि टेबल का बॉर्डर जब आप डिफाइन करेंगे तो ही आपको टेबल शो होगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर टेबल का बॉर्डर यहाँ पर निकाल देते हैं और उसको सेव करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये टेबल डिफाइन हुआ है कि नहीं हुआ। वैसे तो नॉर्मली आपको कोड के ज़रिए पता चल जाएगा कि आपने टेबल डिफाइन किया है, लेकिन अगर उसको आपने क्लियर करवाना है अपने वेब पेज के ऊपर तो आपको यहाँ पर बॉर्डर डिफाइन करना होगा। जैसे बॉर्डर इज इक्वल टू आप इसको 5 भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको 5 करेंगे तो ये देखें आपके बॉर्डर की जो थिकनेस है वो बढ़ गई है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि HTML के अंदर जो div टैग है वो किस तरीके से काम करता है। div टैग बेसिकली डिवाइड करता है किसी भी वेब पेज के सेक्शन को, यानी कि आप अगर कोई वेबसाइट देखते हैं, जिस तरह मैं इस VS कोड की वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक सेक्शन ये आपके पास बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास कुछ मेन्यू है, यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड सेक्शन है जिसमें इन्होंने वर्जन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एक सेक्शन आपके पास ये लेफ्ट साइड पे है जिसमें कुछ बटन, कुछ टाइटल मेंशन है और एक सेक्शन आपके पास ये राइट साइड पे जो कि इमेज को डिफाइन कर रहा है। तो ये किस तरीके से पता चल रहा है कि ये डिव्स लगी हैं। तो मैं जब इसके कोड के अंदर आता हूँ और आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, तो अगर आप इसको यहाँ पर गौर से देखें तो ये आपके पास डिव आ रहे हैं, इस डिव के अंदर एक और डिव आ रही है, मतलब ये डिफरेंट डिव्स लगी हुई हैं। तो आप किस तरीके से अपने वेब पेज के सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं कि ये पोर्शन मेरा इस कैटेगरी का है, इस पोर्शन में मैंने ये वाला कंटेंट डालना है, इस पोर्शन में मैंने बटन डालने हैं, इस पोर्शन में मैंने इमेजेस डालनी है, तो वो हम कंट्रोल करते हैं विद हेल्प ऑफ डिव। तो डिव्स आपने किस तरीके से यूज करनी है, सबसे पहले मैं आता हूँ अपने VS कोड के ऊपर और मैं सेक्शन को यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर डिव टैग आप किस तरीके से यूज करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिव का टैग यहाँ पे मेंशन करना है इस तरीके से। अब जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो इस डिव के अंदर होगा। अगर मैं इस डिव को यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो डिव अलग से जो है वो कोई काम नहीं करेगी, यानी कि इसने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया लेकिन यहाँ पर कुछ आपके पास अपीयर नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि आपने डिव से डिफाइन कर दिया लेकिन उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं डाला। सपोज मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई कंटेंट मेंशन करता हूँ, दिस इज टेक्स्ट, और उसको मैंने सेव कर दिया तो यहाँ पर उसने मुझे डिव के अंदर जो कंटेंट मेंशन था वो यहाँ पे मुझे शो करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं कोई सेकंड डिव यहाँ पे मेंशन करता हूँ, उस डिव को यहाँ पे मैंने सेव कर दिया तो सेम मुझे कंटेंट के साथ एक नई डिव मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे डिव्स को क्रिएट करते रहेंगे आपके पास एक नया सेक्शन यहाँ पे बनता रहेगा। अगर मैं ये कंटेंट इसी डिव के अंदर मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, तो ये एक डिव के अंदर दो पार्ट्स बन गए हैं। अब जो उसकी लाइन है, यानी कि अगर मैं इसको पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ तो मीन्स मैं इसके अंदर पी के टैग को यहाँ पे मेंशन करूंगा और इस पी के टैग को यहाँ पर जो मैंने एंडिंग किया है इसको मैं ऐसे रिमूव करता हूँ कि मैंने फिलहाल यहाँ पर इसको रिमूव नहीं करना बल्कि मैंने इसको इस कैटेगरी के अंदर इस जगह पर इसको यहाँ पे मैंने रिमूव यहाँ पर इसको एंड करना है। अब इससे हुआ क्या कि मेरे पास डिव एक ही है लेकिन इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ को इसने काउंट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया कि आप ये वाला जो सेक्शन है ये पैराग्राफ है। अगर मैं एक सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर पी के टैग को यहाँ पे मेंशन करूंगा और एक पी के टैग को मैं यहाँ पर एंड पे मेंशन करूंगा। सेव कर दिया। अब इसकी कैटेगरी के मुताबिक अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पर इसको डिव के अंदर एक पैराग्राफ, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ और उसके बाद ये डिव क्लोज। तो मैं इसको बैक साइड पे करता हूँ ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मेंटेन हो। अब डिवीजन
के अंदर 2 पैराग्राफ्स आ गए और ये पैराग्राफ एक जो है वो डिव के अंदर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब ये सेक्शन इस तरीके से क्रिएट होते हैं, यानी कि इससे पता चल गया कि एक डिव है और उस डिव के अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस डिव को यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे एक और डिव क्रिएट करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक और अलग सेक्शन आ गया, उस अलग सेक्शन के अंदर 2 पैराग्राफ्स मजीद आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवीजन्स को क्रिएट करते हैं, डिव्स क्रिएट करते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम को यहाँ से रिमूव कर दिया, उसको आपने सेव कर दिया। अब आप यहाँ पर जो डिव्स क्रिएट करेंगे उसको आपने कंटेंट के साथ साथ कुछ स्टाइल देना है। डिव्स अलग से काम नहीं करती, मतलब आपने डिव्स बना दी, उनको डिस्प्ले करवाने के लिए आप या तो कंटेंट का यूज करेंगे या फिर आप उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। अब हमने कंटेंट डाल के तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक डिव है, मैंने यहाँ पर एक डिव डिफाइन कर दी और इस डिव के अंदर मैंने कुछ कंटेंट नहीं दिया, दिस इज टेक्स्ट, और मेरे पास ये कंटेंट अपीयर भी वहां पे हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो डिव है ये कलर अपीयर करे, ठीक है, इसके साथ मुझे कलर शो करे या जो टेक्सेशन है इसके ऊपर कोई कलर अपीयर हो जाए ताकि मुझे पता चले कि मैं इस डिव को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर हम 3 डिफरेंट काइंड्स की सीएसएस देखते हैं। एक होता है इंटरनल सीएसएस, एक होती है एक्सटर्नल सीएसएस और एक होती है इनलाइन सीएसएस। अब हम यहाँ पर जो सीएसएस यूज करेंगे वो होगी इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का ये मतलब होता है कि आप इस सीएसएस को इस पेज के अंदर ही दिखेंगे लेकिन वो हेड के सेक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर और अब आप कैसे इंटरनल सीएसएस को क्रिएट करेंगे, आपने कहना है मेरे पास एक स्टाइल है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। इससे ये डिफाइन हुआ आपने एक स्टाइलिंग का टैग लिख लिया। अब इस स्टाइलिंग के टैग के अंदर आप डिफाइन करेंगे कि आपने किस चीज को स्टाइल देना है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे डिव थी तो मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर आऊंगा और उसको मैं जस्ट मेंशन करूंगा कि मुझे एक डिव है मेरे पास, उस डिव के ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। तो डिव जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो मैंने इस डिव को इन ब्रैकेट्स के साथ क्लोज करना है, यानी इसको मैंने ओपन करके क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पर मैंने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया तो मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर इसको दिया कि मुझे यहाँ पर ना जो इस डिव के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है मुझे इसका कलर चेंज करना है। फोंट पहले हम इसका फोंट साइज तो हम चेंज कर देते हैं, इसका फोंट साइज है वो क्या है, तो मैं फोंट साइज यहाँ पर इसका मेंशन कर देता हूँ 20 पिक्सेल्स। सेव। अब जैसे मैंने इसको सेव किया तो आपने देखा होगा कि इसका यहाँ पर जो साइज है वो बढ़ गया। अगर मैं मजीद इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 30 पिक्सेल्स, तो ये बढ़ गया, ठीक है। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। मैंने सीखा मुझे जो इसका कलर है ना वो चेंज करना है, मैंने सीखा कि मुझे इसका कलर रेड में करना है। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैं ये कलर डिफाइन कर रहा हूँ या साइज डिफाइन कर रहा हूँ तो इसके एंड पे मैं ये कॉलन लगा रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि मेरी एक स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गई है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। यानी इस तरीके से आप डिव्स के अंदर के कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस हमने देखा कि किस तरीके से हम इंटरनल सीएसएस का यूज करके डिव को हम कंट्रोल कर सकते हैं, डिव के ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनलाइन सीएसएस का यूज करके किस तरीके से हम डिव्स को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या हमने डिव को किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंटेंट था वो था इंटरनल सीएसएस का, यानी कि मैंने डिव को यहाँ मेंशन किया और मैंने यहाँ पर उसकी स्टाइलिंग दे दी, तो ये इंटरनल सीएसएस है, ठीक है, या इंटरनल सीएसएस के थ्रू मैंने डिव को कंट्रोल किया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दिया, मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और मेरे पास जो डिव है वो ये वाली डिव है जिसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक डिव बना दी, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर जो सेकंड डिव है वो क्रिएट कर दी, इसमें आपने दिस इज टेक्स्ट और कुछ चेंजेस कर दी ताकि पता चले कि ये दूसरी डिव आपके पास। अब यहाँ पर जब आप इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे तो उसके लिए आपको टैग चाहिए होगा स्टाइल का। अब लिखते हैं डिव स्टाइल। अब जैसे आप स्टाइल लिखेंगे तो स्टाइल बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके अंदर फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज और वैल्यूज आती हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज चाहिए, मैं ये करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जिससे कि हम लोगों ने कलर का यूज किया था, मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर का यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर मुझे कंटेंट के ऊपर चाहिए, यानी डिव के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ तो कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ है, यानी वो उस कंटेंट के ऊपर भी कलर करेगा, ठीक है, उसके डिव के ऊपर। असल में जो कलर होगा यानी बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा डिव के ऊपर ही, यानी डिव के अंदर ही उसको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा और जो भी कंटेंट उसके ऊपर लिखा होगा वो कंटेंट इसी तरीके से अपीयर होगा कि कंटेंट की बैक साइड पे भी आपके पास कलर हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने बैकग्राउंड कलर को आपने कर देना है रेड। अब मैं यहाँ पे इसको जैसे रेड करूंगा तो इसको मैंने सेव कर दिया तो आपने देखा होगा कि इस पूरी लाइन के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक
इस पूरे सेक्शन के ऊपर उसने रेड कलर कर दिया। अब हालांकि कंटेंट मेरे पास सिर्फ ये लिखा है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक, इस पूरे पेज के एंडिंग तक उसने जो कलर है वो रेड हाईलाइट कर दिया। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जितनी उसको डिव मिली है ना, उस पूरी डिव के अंदर उसने कलर डाल दिया। उसने ये नहीं देखा कि कंटेंट कितना लिखा हुआ था, उसने सारी की सारी डिव के ऊपर ये रेड कलर डाल दिया है। अब इससे हुआ ये कि मुझे ये पता चला कि मेरा जो इनलाइन सीएसएस थी वो प्रॉपर्टी तौर पे वर्क कर रही है। उसने जो कलर करना था जिस सेक्शन के अंदर वो उसने कर दिया है। अब इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट एक डिव आ रही है। अगर मैं इसके अंदर कोई स्टाइलिंग करूँ, मैं स्टाइल लिखूंगा, इसी तरीके से मैंने बैकग्राउंड कलर लगाना है और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैंने इसको ब्लू कलर यहाँ पर मेंशन कर देना। ओके कर दिया तो ये आपके पास ब्लू कलर आ गया। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उसी डिव की तरह एक नया सेक्शन नीचे आ गया। सेक्शन तो पहले से डिफाइन था, लेकिन उससे कलर जो है उसके अंदर ये इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कलर फ़ॉन्ट का आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक, और पीछे से बैकग्राउंड उसके आ रहे हैं, वो एक आ रहा है रेड और एक आ रहा है ब्लू। अब यहाँ पर ना आप इस कलर के कोड्स भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे जो कलर्स है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कि वीएस कोड के अंदर हमारे पास ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन आ जाती है कि हमारे कलर पैलेट एक बॉक्स आ जाए। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ना मेरे पास ये पूरी कलर की कैटेगरीज आ रही है। मैं इनमें से यहाँ पर भी कलर कोई भी चूज करके इसको वहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने कलर चूज कर दिया और सेव कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर कलर चेंज हो गया। अब ये जो आपके पास कलर है ना, ये उनकी वैल्यू आ गई है। कुछ ऐसे होता है कि कलर्स के बहुत सारे नाम होते हैं और नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कलर के कोड्स को यूज करते हुए अपने कलर्स को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसमें ये चीज होती है कि अगर हम इस कलर की बात करें तो ये सेक्शन आपके पास आर यानी रेड का होता है, ये सेक्शन आपके पास ग्रीन का होता है और ये सेक्शन आपके पास ब्लू का होता है। हम देखते हैं कि एचटीएमएल के अंदर आईडीज और क्लासेस का क्या रोल होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होती है। तो अभी आपने देखा कि डिव्स को जब आपने यूज किया तो अभी आपके पास सिर्फ दो डिव्स थी, जिसको आपने इनलाइन सीएसएस करके उसके कलर्स वगैरह चेंज किए, उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी थी वो आपने की। लेकिन कई जगहों पर जब हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे हमारे पास बेशुमार किस्म की डिव्स होती हैं। अगर मैं आपको पेज का विजिट करवाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसलिए सेक्शन को मैं यहाँ पर बंद करके यहाँ हूँ, यहाँ आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसको हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे कितने डिव्स हैं। हर डिव को अगर मैं इसी तरीके से यूज करूँ तो सबके ऊपर मुझे इनलाइन सीएसएस अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे हर एक डिव के अंदर जाकर उसके सीएसएस को डिफाइन करना होगा। अगर मुझे 3 डिव्स का कलर ऐड करना है तो मैं हर एक सीएसएस के अंदर जाऊँगा, हर एक की डिव के अंदर जाकर उसके अंदर एक इनलाइन सीएसएस लगाऊँगा और एक ही कलर डिफाइन करूँगा। तो इसी रीज़न की वजह से हम कोड जब वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कोड मुश्किल होता है उस चीज़ को हर एक लाइन के अंदर डिफाइन करना कि इस डिव की ये कलर है, इस डिव का ये कलर। अब यहाँ पर अगर 10 डिव्स हैं, हर एक के अंदर मुझे 5 डिव्स के अंदर ग्रीन कलर करना है और 5 के अंदर मुझे ब्लू कलर करना है। तो मैं हर एक डिव के अंदर इनलाइन सीएसएस लगाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ये चीज हमारे पास होती है कि हम क्लास का यूज करते हैं। क्लासेस बेसिकली हम यूज करते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल डिव्स हैं, ठीक है, या मल्टीपल टेबल्स हैं, तो आप उनका एक सेक्शन डिफाइन कर देते हैं कि इस टाइप का जो टेबल है या इस टाइप की जो डिव है उसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने यहाँ पर एक डिव क्रिएट की है, ठीक है। अब इस डिव के अंदर आपने लिख दिया दिस इज टेक्स्ट के नाम से एक कंटेंट आपने जनरेट कर दिया और ये आपके पास आ गया। ऐसे ही आपने एक अलग से डिव क्रिएट कर दी और इसको आपने दिस इज टेक्स्ट को करके इसको आपने एक अलग से डिव मेंशन कर दी। अब ये दो डिव्स डिफरेंट है, लेकिन अगर आप स्टाइल अप्लाई करते हैं तो हम इसके ऊपर यहाँ पर जाकर इंटरनल स्टाइल अप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टाइल, और इसको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैं एक डिव डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि डिव, अब जो मेरी डिव है वो इस तरीके से आ रही है और डिव को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ना इसका जो कलर है वो चेंज करना है। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया कलर और इसको मैंने कर दिया रेड। जैसे मैं सेव करूंगा तो आपने देखा होगा कि दोनों डिव्स एक साथ उन्होंने काम किया, यानी जिस डिव को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था वो दोनों के ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी डालूं, जैसे मैंने इसको कहा फॉन्ट साइज, यहाँ पर ना मैं फॉन्ट साइज का 20 अगर करता हूँ 20 पिक्सल सेव करूंगा तो ये दोनों में अप्लाई हो गया। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्लासेस का यूज करते हैं कि हम डिफाइन कर देते हैं कि ये क्लास इसकी है और इसी पे अप्लाई हो। जैसे मैंने इसे कहा कि डिव को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो क्लासेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट और आगे आप क्लास कोई भी इसको नाम दे दें। जैसे मुझे पता है कि मेरी डिव 1 है तो मैं इसे कहता हूँ डिव डॉट डिव 1, ठीक हो गया। ये मैंने नाम दे दी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, A B C D कोई भी आप इस तरह का नाम दे रहे हैं, या आप एक अलग से क्लास बना रहे हैं, या आप
आसानी के लिए ये करने आप इसको कहें कि क्लास ए कर दें और क्लास ए के बाद आप इसको यहाँ पर ओपन करके क्लोज कर दें। अब यहाँ पर जो भी आप CSS अप्लाई करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो इस जगह पे अब आप इसको डिफाइन करें, आप कहें कि क्लास ए जिस भी डिव को दी जाएगी वो उसका जो कलर होगा वो रेड होगा, और एक क्लास हम और बना देते हैं डॉट क्लास बी, और इस क्लास के अंदर कलर ब्लू होगा। अब ये दो कलर हमने डिफाइन कर दिए हैं इसके, लेकिन अब आपने एक चीज देखी होगी कि अभी तक दोनों के ऊपर कोई भी कलर नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने इन दोनों क्लासेस को डिफाइन नहीं किया कि किस डिव का पार्ट। अब मेरे पास यहाँ पर डिव आ रही है तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर क्लास को डिफाइन करने के लिए यानी ये जो डॉट है आपको ये शो हो रहा है, ये डॉट लगाना मस्ट है जो कि डिफाइन करता है कि ये क्लास डिफाइन की गई है। आपने डिव के अंदर आना है, स्पेस, और यहाँ आपने मेंशन करना है क्लास। जैसे आप क्लास लिखेंगे इसके ऊपर यहाँ पर ना दो क्लासेस शो हो देंगी। अभी ये इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि इसने खुद ब खुद एक बोर्ड से मेंशन कर दिए। मैं एक यू मेंशन करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको लिखा क्लास। जैसे मैंने क्लास लिखा तो आपके पास यहाँ पर एक क्लास ए और क्लास बी आ रही है। अब आप क्लास ए अगर आप इस पे यूज करते हैं तो जो भी क्लास ए के अंदर प्रॉपर्टीज मेंशन होंगी, यानी उसके अंदर आपने कोई फॉन्ट साइज मेंशन किया होगा, कोई कलर मेंशन किया होगा, तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप जैसे इसको सेव करते हैं तो देखा होगा कि क्लास ए के अंदर हमने सिर्फ कलर रेड डिफाइन किया था, तो कलर रेड डिफाइन हो गया। अब इसी तरीके से क्लास बी अगर मैं डिफाइन करता हूँ क्लास, और यहाँ पर मैंने इसको क्लास बी कर दिया सेव, तो ये क्लास बी होगा। अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि मेरे पास अगर मैंने एक और क्लास यहाँ पे डिफाइन की, जिस तरह मैंने इसको कहा कि मैं ना क्लास बी के अंदर यहाँ पे इसको कहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट है ना वो चेंज होगा, तो मैंने कहा फॉन्ट, यानी कि हम ना इसको यहाँ से फॉन्ट साइज पहले हम इसका डिफाइन कर देते हैं 30 पिक्सल, और यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि फॉन्ट फैमिली है ना वो आप चेंज कर दो, इसमें हम कर देते हैं फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दी, सेव कर दिया। अब देखें यहाँ पर क्लास ए के ऊपर जो स्टाइल था वो सिर्फ रेड था, यहाँ पर उसका फॉन्ट भी चेंज हो गया और फॉन्ट का जो साइज है वो भी चेंज हो गया फोटो। अब यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, एक तीसरी डिव में आपको बताता हूँ। अब तीसरी डिव के ऊपर मैं ये दोनों क्लासेस अप्लाई करना चाहता हूँ कि जिसका कलर भी रेड हो और जिसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो और फॉन्ट का साइज भी चेंज हो। तो मैं लिखता हूँ डिव, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज थर्ड डिव, जिससे कंटेंट डालने के लिए तो हमने थर्ड डिव कर दी। अब यहाँ पर मैंने क्लास कोई भी अप्लाई नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट जो उसने स्टाइल HTML का उठाना था वो उसने उठा दिया। अब मैं डिव के अंदर आता हूँ, मैंने इसी कहा क्लास, और इस क्लास के अंदर मैंने इसे बताया कि मेरी क्लास जो है वो एक क्लास मुझे डिफाइन कर दें क्लास ए, और साथ ही साथ मेरी क्लास बी भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे स्पेस प्रेस करनी है और यहाँ पे मैंने लिखना है क्लास बी। अब इससे हुआ क्या कि क्लास ए पहली वाली डिव के ऊपर थी, क्लास बी दूसरी वाली डिव के ऊपर थी, लेकिन तीसरी डिव के ऊपर क्लास ए और क्लास बी ये दोनों डिव्स आ गई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो कलर है वो भी आ जाएगा और फोन का जो साइज है और फोन का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो देखें जो मेरे पास क्लास ए के ऊपर जो कलर था वो रेड वो आ गया, क्लास बी के ऊपर जो फोन साइज है 30 वो आ गया, और उसका जो फोन फैमिली था वो भी मेरे पास आ गया। तो हम इस तरीके से मल्टीपल क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी कंप्लीट, या हम क्लासेस को भी यूज करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग क्लासेस को यूज करते हैं HTML के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हम आईडी को किस तरीके से यूज करेंगे HTML के अंदर, और आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ठीक वैसे ही अपनी एक डिव यहाँ पे क्रिएट कर देनी है, और इसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा कि क्लास के लिए हम लोग स्पेसिफिकली डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास का नाम मेंशन करते हैं। जब आप आईडी को डिफाइन करेंगे तो आईडी को डिफाइन करने के लिए आपने अपने हैश का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आप अपनी डिव का नाम मेंशन करते हैं। यहाँ पर ID1, जैसे मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया कि मेरी एक ID1 क्रिएट होने जा रही है। अब ID1 के अंदर आप कोई भी स्टाइलिंग अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर स्टाइल अप्लाई करेंगे। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं एक आईडी यूज कर रहा हूँ और इस आईडी के अंदर मैंने यहाँ पर एक कलर मेंशन कर दिया। हम ठीक वैसे ही जिस तरीके से हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टीज यूज की हैं, हम ठीक वैसे ही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं कि आईडी में उस चीज को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ID1 मेंशन कर दी जिसमें मैंने कलर मेंशन कर दिया।
अब मैं एक ID2 मेंशन कर देता हूँ और उसमें मैं ठीक वही वाली प्रॉपर्टीज जो मैंने पहले वाली प्रॉपर्टीज यूज की थी, मैंने इसे कॉपी कर लेता हूँ इनको, और इसको मैंने कॉपी करके ठीक इसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया। सेम वही प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मेरी div बनी हुई थी ये वाली, अब इस division के पार्ट में मैंने इस ID को कॉल करना है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक ID कॉल करनी है और ये ID1। अब यहाँ क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है तो मैं इसके अंदर कंटेंट डाल देता हूँ, दिस इज फॉर ID, ठीक है 1। इससे मेंशन हो जाएगा कि ये ID1 है। तो इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पर जो ब्लू कलर आपके पास आ रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू कलर दिया ID1 को, वो आपके पास यहाँ पे शो होगा। अब आपने क्या करना है कि अब आप ID2 मेंशन करते हैं, आप ठीक वैसे ही एक ID यहाँ पर div क्रिएट कर दें। उस div के अंदर आप लोगों ने एक ID को डिफाइन करना है इक्वल्स टू ID2, जो हम लोगों ने एक ऑलरेडी बनाई हुई है। अब मैं इसको जब सेव करूंगा, अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो मैं इसके अंदर कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज फॉर ID2। तो इससे मेंशन होगा कि ID2, इसके ऊपर ID2 वाली CSS अप्लाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि सेम फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, फॉन्ट साइज भी आ गया और फॉन्ट का जो स्टाइल है जो हम लोगों ने रखा था वो भी आ गया। अब याद होगा कि हम लोगों ने एक CSS की क्लास ये अप्लाई की थी जिसमें हम लोगों ने क्लास A और क्लास B को डिफाइन किया था। अब हम देखते हैं ID उस चीज को किस तरीके से करेगी। अब मैंने सेम div बनाई और इसमें मैंने कंटेंट लिख दिया, दिस इज सम टेक्स्ट, और सेव कर दिया। अब इस div के ऊपर कोई भी मेरे पास क्लास या कोई भी चीज अप्लाई नहीं हुई, ना कोई ID अप्लाई हुई है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोगों ने इन दो क्लासेस को उसके ऊपर अप्लाई किया था। अब यहाँ पर div के अंदर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ID इक्वल्स टू, मेरी पहले वाली ID क्या थी ID1, और अब दूसरी ID मेरे पास क्या है ID2। ऐसे ही था। जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ और सेव करता हूँ, आपने देखा होगा कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन अपीयर नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस को डिफाइन किया था तो क्लास मल्टीपल टाइम मैंने यूज कर ली थी। लेकिन अगर मैं ID के ऊपर आता हूँ और ID1 और ID2 मैंने डिफाइन कर दी, ID में से कोई भी ID कॉल होगी नहीं है जो कि इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए थी। अब अगर मैं एक सिंगल ID यहाँ पे कॉल करता हूँ तो उसने ब्लू कलर कर दिया। अगर मैं ID2 कॉल करता हूँ तो उसने ID2 को कोड कर दिया। लेकिन अगर ID1 और ID2 को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो ये एक भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। इस तरीके से हम लोग क्लासेस और ID को डिफाइन करते हैं कि इनमें अगर हमें डिफरेंस करना पड़े तो एक मेजर डिफरेंस आपके पास ये होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि HTML के अंदर हम फॉर्म्स किस तरीके से यूज करेंगे। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर विजिट किया होगा और उसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स शो होंगे। जिस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं किसी भी यूजर को, कस्टमर्स को, कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके तो हम ये कांटेक्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आप किस तरीके से ये फॉर्म क्रिएट करेंगे अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने VS कोड पे आना है और फॉर्म के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो होता है फॉर्म का। आपने फॉर्म मेंशन किया। अब इस फॉर्म के टैग के अंदर आप फील्ड्स मेंशन करते हैं कि आपको किस टाइप का फील्ड है वो आपको चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वो टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह के जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं हम इनको यूज करते हैं और कॉन्टेक्ट फॉर्म एक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लगाना है इनपुट। इनपुट के बाद आप मेंशन करते हैं टाइप, ठीक है, कि वो कौन सी टाइप है, कौन सा इनपुट आप यूज करना चाह रहे हैं, आप उसका एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे आपने लिखा होगा बटन आ रहे हैं, चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं। तो ये इनपुट टाइप यानी फॉर्म्स के डिफरेंट टाइप्स हैं कि आप इन चीजों को यूज करके एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि एक वेबसाइट के ऊपर यानी आपके जो फॉर्म है उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये चीज है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं, आप लिखते हैं इनपुट टाइप, आपने इसको मेंशन करना है टाइप और आगे टेक्स्ट, और इसको आपने बंद कर दिया। ये आपके पास सेकंड बॉक्स आ गया। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना नॉर्मली होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम मेंशन करना हो तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। इसी तरीके से मुझे अगर लास्ट नेम मेंशन करना है तो मैं लिखूंगा लास्ट नेम। इस तरीके से इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। आपने फर्स्ट नेम में मेंशन कर दिया, लास्ट नेम में मेंशन कर दिया। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके पास आ रहे हैं। अब आप अगर स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम फर्स्ट लाइन में आ जाए और लास्ट नेम सेकंड लाइन में आ जाए तो आप क्या करेंगे, BR का टैग यूज करेंगे। BR का टैग बेसिकली क्या होता है, वो आपको ब्रेक लाइन करता है। आपने ब्रेक लाइन का यूज कर दिया और ये लास्ट नेम यानी कि जो टेक्स्ट एरिया था वो सेकंड लाइन पे आपके पास आ गया। अब आप एक और BR अगर मेंशन करते हैं तो ये अब आपको क्या करेगा, थोड़ा सा और गैप इसके दरम्यान में देगा। तो BR हम क्या करते हैं कि अगर आपने किसी भी लाइन को ब्रेक करना हो, किसी पैराग्राफ को ब्रेक करना हो तो आप BR का यूज करते हैं।
अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया। अगर मैं फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ और लास्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, हालांकि इसको यहाँ पर इन फील्ड्स के अंदर एरो लेके आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेबल। नॉर्मली ये चीज ऐसी शो होगी, लेकिन लेबल हमें किस लिए यूज करना पड़ता है? लेबल बताता है कि ये जो लेबल है वो किस टेक्स्ट फील्ड के लिए है। तो अगर मैं लेबल यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं कि एक मुकम्मल छोटा सा एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लेबल्स का यूज करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पर कि मुझे एक लेबल चाहिए। ठीक हो गया। अब लेबल आपने डिफाइन कर दिया, लेबल को आप यहाँ क्लोज कर दें। इसके बाद आप नेक्स्ट आ दें, यहाँ पर नीचे आप एक इनपुट फील्ड क्रिएट करें, इनपुट टाइप और इसको टेक्स्ट कर दें। अभी हम जस्ट इसके लेवल को हम चेक करना चाह रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल टेक्स्ट को लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है वो यहाँ पर डिफाइन तो हो जाएगा, लेकिन लेवल के अंदर मैंने कुछ चीज मेंशन नहीं की, तो मैं लेवल के अंदर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अब मैंने लेवल तो डिफाइन कर दिया और इनपुट भी डिफाइन कर दिया, लेकिन मैंने लेवल को लिंक नहीं करवाया अपने इनपुट बॉक्स के साथ कि उसको पता चले कि ये जो स्पेसिफिक लेवल है वो इस टेक्स्ट बॉक्स का है। उसके लिए हम उसको लिंक करवाएंगे। तो लिंक करवाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पहले लेबल को डिफाइन करना है फॉर, कि किस एरिया के लिए या किस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो मैंने फॉर में मेंशन कर दिया कि FN यानी फर्स्ट नेम। तो जहां पर ये फर्स्ट नेम होगा उसको आपने लिंक करवा देना है लेबल के साथ। तो मैं टेक्स्ट, जाहिर सी बात है कि मैं इनपुट के अंदर भी मेंशन करूंगा कि ये FN ये इस लेबल का है। क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ मेंशन करना है मेरे पास जो आईडी है। अगर आप आईडी देना चाहते हैं आप आईडी दे सकते हैं, आप आईडी दें FN सेम रख देते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। ठीक हो गया, नेम में मैंने इसको मेंशन कर दिया इक्वल टू FN सेव। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, तो इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखें, जैसे मैं फर्स्ट नेम के ऊपर आ रहा हूँ तो फर्स्ट नेम मुझे क्या शो कर रहा है, वो एरो शो कर रहा है जो इस इनपुट बॉक्स के अंदर है। अगर बिलफर्ज मेरे पास एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो, जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने ना इधर से मैं फिलहाल जो फॉर के अंदर से ये जो लेबल था इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया, और दोनों का मैंने नाम सेम रखा है, मैं इसको लास्ट नेम कर देता हूँ। और यहाँ पर ना आप देखें इसमें फर्स्ट नेम आ रहा है, इसको मैंने कनेक्ट करवा दिया इसके साथ जो कि मैंने मेंशन कर दिया था, और यहाँ पर मैंने लास्ट नेम मेंशन किया, और लास्ट नेम के बाद मैंने FN यहाँ डाला हुआ है, और ये उसी पुराने वाले लेवल के साथ कनेक्ट है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ। अगर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो एरो यहाँ आ रहा है, लेकिन अगर मैं लास्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो कोई एरो नहीं आ रहा। तो उसकी रीजन ये है कि मैंने इसको ये नहीं बताया कि मेरा जो ये लेबल है ये इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं ना यहाँ पर इसको चेंज करूंगा, मैं इसको भी चेंज करूंगा। इनमें से मैं आईडी, नॉर्मली आप इसको LN कर दें, और यहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर दें LN, और यहाँ पर आप इसको कह दें लेबल। लेबल किसके लिए, फॉर। अब मेरे पास LN का जो लेबल था उसको मैं यूज कर रहा हूँ, इस चीज को हमने यूज किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको मैंने चेक करना है, मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो लास्ट नेम आ रहा है। ये किसकी बेस पे हुआ, ये लेबल की बेस के ऊपर हुआ कि लेबल को मैंने फॉर के जरिए कनेक्ट करवाया कि ये मेरा लेबल है और ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करवाना है। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम HTML के अंदर चेक बॉक्सेस किस तरीके से यूज करेंगे। इसी का पे ना मेरे पास जो फॉर्म आ रहा है, मैं इसी फॉर्म को यूज करूंगा। यहाँ पर मैं एक लेबल मेंशन करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे एक लेबल चाहिए, और इस लेबल को मैंने यूज करना है फॉर जो मेरे चेक बॉक्सेस हैं उनके लिए। तो मैं इस लेबल को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेंशन कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ इनपुट। इनपुट मेरे पास क्या है, और टाइप मेरे पास कौन सी होने वाली है, मैं टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स जैसे आपने सिलेक्ट किया तो आपने इसको डिफाइन करना है नेम, और नेम के बाद आप इसको डिफाइन करेंगे कि आपने इसके अंदर कौन सी वाली ऑप्शन देनी है। आप उसका कोई शॉर्ट फॉर्म या कुछ इस तरीके से आप इसका अंदर मेंशन कर सकते हैं। आप कहते हैं ऑप्शन 1। ठीक है, आपने ये चीज इस तरीके से मेंशन कर दी, और अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर वैल्यू भी सबमिट करवा सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑप्शन 1 ही इसके अंदर सिलेक्ट करके इसको मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन 1 डिफाइन कर दिया है जिसमें लेबल और मेरे पास इनपुट आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ना मेरे पास जो ऑप्शन है, मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा लेबल के अंदर अपनी ऑप्शन को। ये भी बस एक ऑप्शन होती है, आप इस तरीके से इसके अंदर ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लेबल लिखा, लेबल के अंदर मैंने इनपुट सबमिट करवा दिया। ठीक है, इनपुट कोड है मेरा वो आ गया, और यहाँ मैंने उसका टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, तो वही मेरे पास यहाँ पे अपीयर हो गया। अब इसी तरीके से मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन होती है, फॉर्म मेरा एक ही है लेकिन मैं लेबल्स डिफरेंट बना रहा हूँ। ठीक, मैंने अगेन क्या किया, मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर से गैप खत्म कर दिया हमने। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि चेक बॉक्स 2 आ रहे हैं। ठीक है,
देखिए इसको मैंने जस्ट यहाँ पे जाके इसका ऑप्शन 2 कर देना है, ठीक हो गया। इसको भी आप चेंज कर दें और यहाँ से आप इसको ऑप्शन 2 कर दें, सेव कर दें। अब ये आपके पास ऑप्शन 2 हो गया। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ आएंगे तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 1 सिलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट हो गया। इसे आप मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका ये पर्पज होता है। चेक बॉक्स आप उस सूरत में लगाते हैं जब आपको एक टाइम में मल्टीपल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी पड़ जाए। अब यहाँ पर इसका हमने ये चीज़ देख ली। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन होती है जो रेडियो बटन की होती है। अब कई दफा ये होता है कि हम फॉर्म के अंदर सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, जिस तरह जेंडर है, जेंडर में आप या मेल सिलेक्ट करते हैं या फीमेल सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की है कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपके पास एक सिंगल ऑप्शन है, तो आप किस तरीके से इन चीजों को यूज करेंगे कि आप एक टाइम में एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसमें तो आप मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते थे, तो आप चेक बॉक्स का यूज करते थे। अब आप किस तरीके से रेडियो बटन का यूज करेंगे फॉर ओनली वन सिलेक्शन, तो उसके लिए क्या तरीका होगा कि फॉर्म के अंदर आप डिफाइन करें कि मेरे पास यहाँ पर एक इनपुट है। अब इनपुट के अंदर आप टाइप डिफाइन करते हैं और उसको बताते हैं कि मैंने रेडियो बटन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब इसका एक टाइप हमने डिफाइन कर दी और उसको हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर नॉर्मली आप उसी तरीके से आप पहले एक नेम मेंशन कर दें कि इसमें आपने कौन सी टाइप या किस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है, ठीक है। आप इसको नॉर्मली कर दें जेंडर, आपने इसको नाम मेंशन कर दिया जेंडर का और आपने इसके अंदर एक वैल्यू डिफाइन कर दी कि इसमें जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, मेल। आपने ये मुकम्मल इसको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मेरे पास इनपुट टाइप जो है वो रेडियो है, नेम यानी जो जेंडर है उसका आपने वो सिलेक्ट किया कि इसके अंदर मैं ऑप्शन जो है वो जेंडर की रखूंगा और साथ ही वैल्यू आपने डिफाइन कर दिया कि इसमें जो वैल्यू है वो हम मेल लेंगे। इसके साथ आप नेक्स्ट एक ऑप्शन जनरेट करते हैं जो कहती है फीमेल की। आप सेम आप इसी चीज को कॉपी कर लें और नेक्स्ट आप नीचे आ जाए। अब यहाँ पर आपने सेम वही तमाम चीजें लिखनी है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। आप इसको यहाँ पे कर देते हैं फीमेल, ठीक है। आप इसको सेव कर लें। अब जैसे आप इसको कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपने कोई भी इसको लेबल नहीं मेंशन किया हुआ, तो आप यहाँ पे स्टार्ट में नॉर्मली तो लेबल लगा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ मेंशन कर दिया मेल, ठीक है, या फीमेल आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, या आप वो सेम वही वाला प्रोसीजर कर सकते हैं जो आप लेबल अगर आप लगाते हैं तो आप उस तरीके से भी आप इसको लेबल मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पर हमें मस्ट लेबल मेंशन करने होंगे, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हम कई बार ये इस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो आपको ये वाले ऑप्शंस इनेबल करने होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने लेबल को मेंशन करना होगा। अब लेबल मेंशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने ये वाली चीजों को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक। आपने ऑलरेडी तौर पे यहाँ पर नेम और वैल्यू आपने मेंशन की हुई है। आपने क्या करना है कि जो लेबल है आपके पास, आपने यहाँ पर मेंशन करना है लेबल। आपने लेबल मेंशन कर दिया और इसको यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ना नॉर्मली क्लोजिंग आपकी इधर ही होती है, आपने इसको यहाँ से कट करना है। अब लेबल आपने डिफाइन कर दिया और लेबल के अंदर यहाँ पर जो लेबल है वो यहाँ आपने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर इसको आप इस तरीके से मेंशन कर दें। अब इसके बीच में आप टैक्सेशन मेंशन कर दें, जैसे आपने इसको कहा मेल, और इसी तरीके से नेक्स्ट आप लेबल लेके आते हैं, आप कहते हैं इसको कर देते हैं लेबल और यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। इस क्लोजिंग वाले लेबल को यहाँ आप नीचे मेंशन कर दें और इसके नीचे वाली चीज को यहाँ पर मेंशन करने के बाद जो इसकी कैटेगरी है यानी जो इसके अंदर टैक्सेशन आपने डालनी है वो आप यहाँ मेंशन करें, सेव। अब ये चीज इतनी करने के बाद आप जस्ट यहाँ पर मेल पे क्लिक करते हैं, फीमेल पे क्लिक करते हैं, ये दोनों आपके ऑप्शंस काम करें, जस्ट कि आपने इसको इस तरीके से मेंशन किया। सो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, बेसिक टैग्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। आई होप you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe. I will be joining you in the next video. Take care.